अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का लेक्चर 4। तो हमने पहले 3 लेक्चर के अंदर कूलम्ब्स लॉ तक पढ़ लिया था। आज हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे कूलम्ब्स लॉ को। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो हमने पहले कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था उसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड की बात की थी। आज हम लोग इसकी डायरेक्शन को भी डिस्कस करेंगे कि इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। तो वो हमें कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पता चलेगी। तो आप लोगों ने हेडिंग डाल ली होगी कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेन लेंगे, ये जैसे इसकी एक्स एक्सिस, ये इसकी वाई एक्सिस, और लेट कर लेते हैं ये इसकी है जेड एक्सिस। ठीक है, हमने एक प्लेन लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। हम दो चार्जेस लेंगे, जैसे ये हमारे पास चार्ज है Q1 और ये हमारे पास दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है, एक चार्ज लिया हमने Q1 और दूसरा चार्ज लिया Q2। अब इनके पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं। आप लोग लेट कर लीजिए, ये R1 है, R1 वेक्टर, और ये आपका है R2 वेक्टर। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, यानी कि चार्ज Q2 पर, वो फोर्स क्या होगा, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1। और जो Q1 के ऊपर चार्ज लगेगा वो होगा आपका F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। अब हम इसका, जैसे अगर हम R12 अब लिखें तो वो किस डायरेक्शन में होगा, चार्ज Q2 की डायरेक्शन में। लेट कर लेते हैं, ये आपका है R12। ठीक है, R12 क्या केवल ये डायरेक्शन शो कर रहा है। और यहां से जो R21 है वो किस साइड लगेगा, इस डायरेक्शन में R21। तो यहां तक में भी आपको कोई भी इशू नहीं होगा कि हमने ये कैसे लिखा, R1 इसका पोजीशन वेक्टर, R2 इसका पोजीशन वेक्टर, इस डायरेक्शन में चार्ज Q1 द्वारा R12 और इस डायरेक्शन में Q2 द्वारा अप्लाई किया गया R21। तो हम इसका मैग्नीट्यूड जैसे लिखेंगे तो वो हम कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2, मैं F12 लिख रहा हूं पहले, F12, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, R21 का स्क्वायर और इनटू में R21 कैप। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ F21, तो वो हमारे पास क्या, F12, तो वो हमारे पास क्या निकल के आया, वो हमारे पास आया कि Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और इनटू में आपका यूनिट वेक्टर कौन सा, R
1 2, ठीक है। अब अगर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करें F21 तो वो आपका क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन R 1 2 का स्क्वायर इंटू में R 1 2 कैप, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है देखो F12 के लिए हम लोग किस डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं, इस डायरेक्शन के लिए, और लेट कर लेते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है R, मींस कि मैग्नीट्यूड ऑफ R21 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ R12 बोथ आर सेम एंड इक्वल टू R। तो यहाँ पे आप लोग R भी पुट कर सकते थे, लेकिन मैं इसको आपको साथ ही साथ इसकी एक एक्सटेंडेड फॉर्म होती है, कूलम्स वेक्टर लॉ फॉर्म इन एक्सटेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो वो भी मैं साथ ही साथ आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इसको थोड़ा सा और इजी वे में करना है, इसको R स्क्वायर लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे R21 का स्क्वायर। अब अगर आप लोग देखें तो जो R21 है, R21 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12, R21 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12। ये हमें इस डायरेक्शन से पता चल रहा है, इस फिगर से, डायग्राम से हमें पता चल रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हम इनको इक्वेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में, यानी कि अगर आप इस इक्वेशन में जाओ तो आप लोग क्या करो, माइनस ऑफ R12 को R12 फाइंड आउट करें तो क्या बन जाएगा माइनस ऑफ R21, ये वैल्यू पुट कर दो। अगर आप ऊपर वाले में पुट कर रहे हो तो इसको माइनस R12 पुट कर दो, तो क्या होगा, अगर मैं इसको इक्वेशन 3 है लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करता हूं तो क्या होता है कि जो आपका F12 था, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये इक्वल है R वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो इसके अंदर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये दोनों अलग अलग हैं, इनका मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। अब आप लोग क्या लिख रहे हो यहाँ पे, R21 वेक्टर का स्क्वायर और इनटू में माइनस हो R12 माइनस ऑफ R12। तो अब इसको अगर हम और आगे एक्सटेंड करें तो ये क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ K Q1 Q2 अपॉन, अगर इसका ये मैग्नीट्यूड लिख रखा है तो आप इसको क्या भी पुट कर सकते हो, R12 भी, यानी मैं लिख सकता हूँ R12 का स्क्वायर और इनटू में R12 कैप, ठीक है। और यहाँ पर क्या साइन आ गया आपका, माइनस। तो अगर हम लोग इस फॉर्म को देखेंगे, ये इक्वेशन लेट कर लेते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 3, ये आपकी 4 और ये इक्वेशन नंबर हो गई जैसे 5। तो अगर हम कंपेयर करें कौन कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 को, तो आप लोगों को साफ नजर आ रहा होगा, आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि जो F12 वेक्टर है वो इक्वल है माइनस ऑफ F21 की, ठीक है। वेक्टर फॉर्म हमें केवल यही सिखाती है, जो मैंने आपको वैसे पहले भी बता दिया था, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट तरीका है फाइंड आउट करने का वो यही होगा कि F12 वेक्टर माइनस ऑफ F21 वेक्टर के इक्वल कैसे है, यानी कि हम इसको मैथमेटिकली ऐसे ही लिख सकते हैं। अब हमें इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म के ऊपर थोड़ा सा
सोचना है या फिर थोड़ा सा हम इसको क्लियर तरीके से लिख पाए एक्सटेंडेड फॉर्म में, उसके लिए हमें क्या करना होगा देखो। अगर आपको इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आप लोगों ने F12 लिखा था, F12 वेक्टर इज इक्वल टू आप लोगों ने लिखा था K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इनटू में R21 कैप, ये आप लोगों ने लिखा था। अगर हम यहां से वेक्टर एडिशन के ऊपर चले, वेक्टर एडिशन के ऊपर आप लोग क्या देखोगे कि ये आपका R2 है, R2 वेक्टर, R2 वेक्टर प्लस में R21 इसी डायरेक्शन में R21 वेक्टर, और अब ये डायरेक्शन क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। वेक्टर एडिशन को थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में चलिए, वेक्टर एडिशन याद कीजिए कि R वेक्टर हम कैसे ऐड करते थे, R2 वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर R21 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर और माइनस में R1 वेक्टर इस साइड आ रहे हैं, ये क्या आ रही है, रिवर्स डायरेक्शन आ रही है, तो माइनस में R1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता था, 0 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं R21 की वैल्यू निकालूं यहां से, R21 की वैल्यू, तो वो आपके पास क्या निकल के आ रही थी, R21 की वैल्यू आ रही थी R1 माइनस R2, R21 की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ रही थी, R1 माइनस R2, ठीक है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये R21 वेक्टर क्या होगा, यानी कि यूनिट वेक्टर जो आपका है R21, इसका मतलब क्या है कि R21 वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ R21, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ R21 वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ R21, तो उससे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, केवल क्या रहेगा R21 कैप, ठीक है, यानी कि केवल मैग्नीट्यूड 1 और केवल इसकी डायरेक्शन रह जाएगी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये हम बोल सकते हैं कि R21 वेक्टर अपॉन क्या, R21 का मोड, ठीक है, R21 वेक्टर अपॉन में R21 का मोड। तो अब अगर हम इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो हम ऐसा इसके अंदर लिख सकते हैं कि ये होगा Q1 Q2 R21 वेक्टर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी R1 माइनस R2, तो इसको हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का स्क्वायर इनटू में R21, यानी कि R21 का क्यूब, R21 का क्यूब। और R21 तो किसके इक्वल है, R21 तो इक्वल है R2 माइनस R1 के, R1 माइनस R2 के, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये इक्वल आ गया R1 माइनस R2 वेक्टर के क्यूब के, यानी कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को हमने और ज्यादा एक्सटेंड करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने इसको लिखा F12 को, वैसे ही हम लोग F21 को भी क्या लिखेंगे, ये आपको खुद से फाइंड आउट करना है, मैं इसका रिजल्ट बता रहा हूं जो सेम इसी तरीके से आएगा। F21 क्या आ जाएगा आपके पास, F21 होगा K Q1 Q2 इनटू में R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगी जब आप लोग F21 को लिखोगे। F12 को मैं इस फॉर्म तक कैसे लेके आया आपको पता चल गया, अब आपको F21 को इस फॉर्म तक लेके आना है, ठीक है। ये आपका है जो होमवर्क है, आपको खुद से करके देखना है कि ये फॉर्म हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं।
तो ये आपकी थी कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की एक्सटेंडेड फॉर्म, और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म दोनों आपका इसके साथ हो गया है। अब हमें कुछ एक इंपॉर्टेंस पढ़नी है किसकी, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे इसकी इंपॉर्टेंस में, अब हेडिंग डाल देना इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हेडिंग क्या डालेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो वो क्या क्या है, इसको हम लोगों ने क्या लिखा फर्स्ट, एस R12 वेक्टर R12 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 कैप, ठीक है। हमने क्या लिखा कि R12 कैप जो था वो माइनस ऑफ R21 कैप था, तो देयरफॉर F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर, ठीक है। एक तो हमें इस कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से ये पता चला कि जो R12 कैप है वो माइनस ऑफ R21 कैप है, इसलिए F12 वेक्टर होगा वो माइनस ऑफ F21 वेक्टर होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है, आप लोग लिखोगे मीन्स दैट या तो आप इसको लिखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या कहीं कहीं पर इसको कूलम्बियन फोर्स भी बोला जाता है, कूलम्बियन फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। यानी कि ये क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है, ये आपका क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है। अब आपको सेकंड पार्ट इसका क्या पता चला था, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो फोर्सेस लग रहे थे, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बन रहा था, वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग बढ़ रहा था, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acts, as the electrostatic force acts along the line joining, along the line joining the two charges, along the line joining, along the line joining the two charges that force is also known as central force. That force is also known as सेंट्रल फोर्स, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी रेंज की, कि इसकी रेंज कितनी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की या कूलम्बियन फोर्स की।
सकते हो रेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले कितनी होती है? रेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है 10 की पावर -15, यानी कि एक मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस है, ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है, टू 10 रेज टू पावर 18 मीटर। ये क्या है? लार्ज डिस्टेंस है, यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं वेरी लार्ज डिस्टेंस, यानी कि रेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10 रेज टू पावर -15 मीटर टू 10 रेज टू पावर 18 मीटर। तो ये क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस से लेकर बहुत बड़े डिस्टेंस तक क्या कर सकता है? एक्ट कर सकता है कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम लोग इसकी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैव ए वाइड रेंज 10 रेज टू पावर -15 मीटर टू 10 रेज टू पावर 18 मीटर, वाइड रेंज। अब ये 10 रेज टू पावर -15 मीटर से पहले क्यों नहीं लग सकता? इसका एक रीजन है, ठीक है, ये हम लिमिटेशन में इसके दोबारा भी लिखेंगे, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ जब लिखेंगे। आप लोगों ने एक सुना होगा न्यूक्लियर या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच होता है, यानी कि ये न्यूक्लियॉन्स जिनको हम बोलते हैं उनके बीच का फोर्स होता है। और ये कितना होता है? कहाँ तक होती है इसकी रेंज? 10 की पावर -15 तक, यानी मैक्सिमम इतने डिस्टेंस तक ये लग सकता है, क्योंकि ये साइज ऑफ न्यूक्लियस है। 10 की पावर -15 क्या है? साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस से छोटा साइज हो जाएगा तब ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, तब कौन सा फोर्स शुरू हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आपको इसकी लिमिटेशन में आपको एक बार थोड़ा बता देता हूं कि लिमिटेशन क्या होती है इसकी। एक तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, आपको वर्ड्स के अंदर लिखनी है इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक तो जो भी चार्जेस होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। तो ये दोनों चार्जेस क्या होने चाहिए? रेस्ट के ऊपर होने चाहिए। तो आप वर्ड्स में इसको लिख लोगे, दी टू चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, ठीक है, तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग पाएगा, वरना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा अगर ये रेस्ट में ना हुए। सेकंड वन, जो इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि जो ये दो चार्जेस हैं ये क्या होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि पॉइंट मास होने चाहिए, ठीक है, पॉइंट चार्जेस। ये दोनों के दोनों पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। टू चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। या फिर क्या हो कि अगर इनका साइज हो, जैसे इनका साइज है ये, ठीक है, तो इनके बीच के डिस्टेंस के कंपेयर करें हम इनके साइज को, तो वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि किसी ऑब्जेक्ट का, किसी चार्ज का जो रेडियस है वो है 3 मीटर और आपने इनके बीच की डिस्टेंस रख रखी है 6 मीटर, तो यहां पर ये चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है,
या हम ये बोल सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ को ये फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर नहीं होगा। ये कब होगा, जब ये अगर 3 मीटर है तो इनके बीच का डिस्टेंस कम से कम 300 मीटर हो, ठीक है। यानी कि ये जो आपका साइज ऑफ चार्ज है ये क्या हो जाए, नेग्लेजिबल हो जाए। तो ये पूछे क्या थी, इसकी लिमिटेशन थी एक आपकी, आप ये लिमिटेशन ये भी डाल सकते हो कि ये 10 रेज़ टू पावर -15 से केवल 10 रेज़ टू पावर 18 मीटर तक ही क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ ओबे करेगा। उसके बाद ये नहीं होगा, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करेगा, ठीक है। ये भी आप इसकी लिमिटेशन डाल सकते हो। अब हमें इसके बाद जो पढ़ना है वो पढ़ना है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ने से पहले आप लोग परमिटिविटी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस याद है ना आपको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रिलेटिव परमिटिविटी, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो ये K की वैल्यू है ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में एप्सिलॉन R, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन R हम लोग लिखते हैं ये होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन R जो हम लोग लिखते हैं वो क्या होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं, लेकिन हम लोग ये एयर के लिए नहीं बताते। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम लोग लिख सकते हैं, या फिर हम लोग बता सकते हैं कि ये वैक्यूम के लिए है। लेकिन जब ये एयर के अंदर हो तब भी हम लोग क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों लिखते हैं, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वाटर के लिए वो क्या होती है 1, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी एयर के लिए होती है वो 1 होती है। तो जब हम एयर के लिए जो फोर्सेज है ये एयर के अंदर रखे हो तो भी हम लोग क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये रिलेटिव परमिटिविटी है क्या, हमें ये कैसे पता चली। देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आपको ऐसे एग्जांपल बताऊं तो जो फोर्स होता है एयर के अंदर, दो चार्जेस है, लेट कर लो Q1 और Q2 और ये R डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। ये है हमारा मीडियम एयर। मीडियम कौन है, ये एयर के अंदर रखे हुए हैं। सेकंड केस अगर हम लोग लें तो यही दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के सेम डिस्टेंस के ऊपर कहां रखे हुए हैं, वाटर के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है, देखो क्या होता है कि यहां का जो फोर्स होगा यानी कि फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर वो होगा वाटर से 80 टाइम मैग्नीट्यूड में बड़ा, ठीक है। यानी कि 80 टाइम बड़ा होगा वो एज कंपेयर टू वाटर। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इसकी परमिटिविटी जो है यानी वाटर की जो परमिटिविटी है वो 80 टाइम्स बड़ी है एयर की परमिटिविटी से। यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर अगर मैं लिखूं तो वो क्या होगी 80 होगी, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर is 80 and relative permittivity of air is 1, ठीक है।
तो जब जब हम लोग मीडियम चेंज करते हैं तब तब इसके फोर्सेस के अंदर भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो हम लोग अब चलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी पर। तो रिलेटिव परमिटिविटी है क्या, तो थोड़ा सा मैंने आपको कुछ एक एग्जांपल से इसका आइडिया दिया है, मे भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई मीडियम लेते हैं, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एनी मीडियम, तो मैं क्या लिखूं कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं निकाल रहा हूं रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर, या फिर मैं वैक्यूम लिखूं, तो ये क्या लिखूंगा कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर बनी 2, ठीक है। अब हम लोग अगर देखें तो यहां पर k की वैल्यू कितनी है, यानी इक्वेशन 1 में k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन ले ले रहे, ठीक है। ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और k की वैल्यू जो आपकी मीडियम में है, ठीक है, कोई भी जो दूसरा मीडियम है उसके लिए ये k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जो कि हम लोगों को लेते हैं हर बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर अब हम लोग डिवाइड कर दें इक्वेशन को, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1, ठीक है, टू इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या होगा F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर अपॉन में हम लोग क्या लिखेंगे F वैक्यूम, ये क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी, और जो आपके पास निकल के आएगा वो आएगा रिलेटिव परमिटिविटी, और उसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये जो आपकी आई है हुई रिलेटिव परमिटिविटी, यानी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। लोग क्या करेंगे, वैक्यूम से मीडियम को डिवाइड करेंगे, वरना तो ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, वैक्यूम अपॉन मीडियम, तो ये आपका क्या बन जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपकी थी रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो आप अब इसको वर्ड्स के अंदर कैसे लिखोगे, द रिलेटिव परमिटिविटी को वर्ड्स के अंदर तो हम लोग इसको वर्ड्स के अंदर लिखेंगे the ratio of permittivity of medium, the ratio of permittivity of medium to the ratio permittivity of the ratio of permittivity of
medium to the ratio of permittivity of free space is known as relative permittivity और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम लोगों ने क्या किया था, रिलेटिव परमिटिविटी निकालने के लिए हमने फोर्स ऑफ वैक्यूम निकाला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, अपॉन में हमने क्या निकाला, फोर्स ऑफ मीडियम 1/4πε इनटू में Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये पूरे का पूरा इससे कैंसिल हो गया, ये 1/4π इससे कैंसिल हो गया, साइलेंट क्या चला गया ऊपर, साइलेंट नोट क्या आ गया नीचे, तो ये हमारे पास निकल के आ गया रिलेटिव परमिटिविटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, ठीक है, कंपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यानी कि मैक्सिमम आपके 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे इसके अंदर, फिर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 स्टार्ट हो जाएगा, यानी जिसके अंदर आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, जो हमने शुरू में बताया था ना कि ये बिना टच वाला फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो किसकी वजह से लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में। तो मैक्सिमम इसका 1 या 2 लेक्चर और होने, उसके बाद ये इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आपको इस बेस के ऊपर क्वेश्चन करते रहना है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।